स्टूडेंट्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए हुए एडिटोरियल को यूपीएससी के सिलेबस के साथ लिंक करते हैं। उसके बाद विस्तार से उस एडिटोरियल में दिए गए मसौदे को समझते हैं और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो उस एडिटोरियल में है उन्हें यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप सब काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर रखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो 22 सितंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है द वैक्सीन प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, इस एडिटोरियल में हम देखेंगे कि कोविड-19 की जो वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं, उन्हें राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राष्ट्रवादी गर्व प्रदर्शन और भू राजनीति से मुक्त रखा जाना चाहिए और वैक्सीन के संदर्भ में सभी निर्णयों का अधिकार सिर्फ वैज्ञानिकों के पास होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यदि इस एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक करें तो हम इसे जीएस पेपर 3, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक पढ़ते हैं, उससे जोड़कर देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। सर्वाधिक आशाजनक कोरोना वायरस वैक्सीन के विकासकर्ता लोगों को यह विश्वास दिलाने का ठोस प्रयास कर रहे हैं कि वे अपने नैदानिक परीक्षणों, क्लिनिकल ट्रायल्स में वैज्ञानिक मानकों, साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को बनाए रखेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि अभी कुछ समय पहले 9 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सीईओज ने एक ऐतिहासिक शपथ ली है। ये 9 कंपनियां हैं एस्ट्राजेनेका, बायोएनटेक, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जॉनसन एंड जॉनसन, मर्क, मोडर्ना, नोवावैक्स, फाइजर और सनोफी। स्टूडेंट्स, इन 9 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सीईओज ने मिलकर के एक ऐतिहासिक शपथ ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी द अंडरसाइंड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज वांट टू मेक क्लियर our ongoing commitment to developing and testing potential vaccines for COVID-19 in accordance with high ethical standards and sound scientific principles. इन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को डेवलप करने में हम लोग सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन करेंगे और साथ ही साथ साउंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि वे तीसरे चरण के परीक्षण के पूरा होने के बाद ही अपने टीकों के लिए आपातकालीन अनुमोदन प्राप्त करेंगे। इन सीईओज ने यह भी कहा है कि जब तक तीसरे चरण के पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक वे आपातकालीन अनुमोदन, इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। प्राथमिकता यह होगी कि टीका लेने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और सेहत सुनिश्चित हो। यहां पे इस बात पे भी जोर दिया गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी उनकी सेफ्टी और उनकी हेल्थ को इंश्योर किया जाए। पिछले सप्ताह उनमें से कुछ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इन परीक्षणों के सूक्ष्म वर्णात्मक प्रोटोकॉल, जैसे ग्रैनुलर प्रोटोकॉल्स और मानदंडों का खुलासा किया है। ऐसी सूचनाओं को आमतौर पर एक व्यापार रहस्य या ट्रेड सीक्रेट माना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इन्हीं 9 कंपनियों में से कुछ कंपनियों ने आगे बढ़कर के जो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स हैं अपने वैक्सीन डेवलपमेंट की, उनको लोगों के सामने रखा है। उन्होंने सबसे छोटी से छोटी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कोरोना वैक्सीन को डेवलप करने में, एक एक चीज उन्होंने आकर के लोगों के सामने रखी है। अब स्टूडेंट्स, आमतौर पर हम ये सब जानते हैं कि ये सारी की सारी जो वैक्सीन्स बना रही हैं कंपनियां, कहीं ना कहीं एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां आगे बढ़कर के डे टू डे बेसिस पे जो भी माइन्यूट से माइन्यूट डेवलपमेंट हो रहा है उसे आकर के बता रही हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये अपना ट्रेड सीक्रेट जो है वो शेयर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखते हैं वैक्सीन्स के बारे में कि वैक्सीन्स होती क्या है। अगर मैं आपसे कहूं वैक्सीन, तो वैक्सीन को हम कह सकते हैं कि किसी रोग के प्रति प्रतिरक्षा के उद्देश्य से मनुष्य अथवा
पशु के रक्त में सुई की सहायता से डाला जाने वाला उसी रोग का कीटाणु, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, कमजोर रूप से, जो कीटाणु का कमजोर रूप है उसकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं। Vaccines take advantage of the body's natural ability to learn how to eliminate almost any disease causing germ or microbe that attacks it। देखिए जो वैक्सीन्स होती है ना, ये जो बॉडी का जो नेचुरल एबिलिटी है किसी भी डिजीज कॉजिंग जर्म को मारने में, उसी का ही फायदा लेती हैं। Once vaccinated, the body remembers how to protect itself from the microbes it has encountered before। एक बार जब वैक्सीन दे दी जाती है तो शरीर ये याद रखता है कि उसने पहले किस तरीके से इन माइक्रोब्स को, इन कीटाणुओं से लड़ाई की थी। देखिए जब साइंटिस्ट वैक्सीन्स क्रिएट करते हैं तो वो कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। क्या क्या? हाउ योर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू द जर्म। इम्यून सिस्टम जो है वो जर्म को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द जर्म। किसका वैक्सीनेशन करना है जर्म के खिलाफ। और द बेस्ट टेक्नोलॉजी और अप्रोच टू क्रिएट द वैक्सीन। सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी या सबसे सही तरीका क्या हो सकता है वैक्सीन क्रिएट करने का। स्टूडेंट्स, कुछ फैक्टर्स के आधार पर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है कि टोटल 4 तरीके की वैक्सीन्स होती हैं। एक छोटा सा आइडिया इन सभी वैक्सीन्स के बारे में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले है लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन। इनको हम लोग जीवित दुर्बल टीका भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा मीजल्स, मम्प्स या स्मॉल पॉक्स के टाइम पे जो दी जाती हैं वैक्सीन्स, वो लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स होती हैं। लाइव वैक्सीन्स यूज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ द जर्म। मतलब जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं वो उस कीटाणु का बहुत कमजोर रूप इस्तेमाल करती हैं which can cause a disease। Because these vaccines are so similar to the natural infection that they prevent, they create a strong and long lasting immune response। ये जो लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स होती हैं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक लंबे समय तक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं आपके शरीर में। दूसरा होता है हमारे पास इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स मतलब निष्क्रिय टीका। Inactivated vaccines use the killed version of the germ that causes a disease। पिछले वाले में हम लोगों ने देखा कि लाइव फॉर्म हम लोग डालते हैं, जीवित लेकिन कमजोर फॉर्म। इनएक्टिवेटेड में ये होता है कि भाई किल्ड वर्जन, जो मरा हुआ वर्जन होता है उस कीटाणु का, उसका इस्तेमाल किया जाता है। They usually don't provide immunity that's as strong as live vaccine। However, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि inactivated vaccines उतनी प्रभावशाली या उनका असर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स का होता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पोलियो वायरस या फिर रेबीज की जो वैक्सीन होती है। तीसरा आता है हमारे पास सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसैकेराइड एंड कॉन्जुएट वैक्सीन्स। इसको हम लोग कह सकते हैं उप इकाई या फिर संयुग्मन टीका। यहां पे दे यूज स्पेसिफिक पीसेस ऑफ जर्म। यहां पे क्या करते हैं, ये जर्म को पूरे तरीके से इस्तेमाल ना करके उस जर्म का कुछ हिस्सा, जैसे कि उस जर्म का या उस कीटाणु का प्रोटीन या फिर उसका शुगर या फिर उसका कैप्सिड एटसेट्रा। तो यहां पे ये जो सब यूनिट वैक्सीन्स होती हैं ये उस जर्म के किसी एक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज दीज वैक्सीन्स आर only specific pieces of the germ, they give a very strong response that's targeted to key part of the germ। यहां पे ये कहना होगा कि ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। यहां पे आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल ये होगा हेपेटाइटिस बी। हाउएवर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखने वाली यह है कि जो सब यूनिट वैक्सीन होती है इनकी लिमिटेशन होती है एक, क्या कि समय समय पर हम लोगों को इनके शॉट्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं। जो बूस्टर शॉट्स होते हैं वो समय समय पे हमको लेने पड़ सकते हैं। देन इसके बाद आती है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन यूजेस अ टॉक्सिन और a harmful product made by the germ that causes a disease। देखिए वो कीटाणु जो बीमारी कॉज करता है उस कीटाणु के किसी टॉक्सिन यानी कि एक हार्मफुल प्रोडक्ट की मदद से टॉक्सॉइड वैक्सीन्स को बनाया जाता है। दे क्रिएट इम्यूनिटी टू द पार्ट ऑफ द जर्म दैट कॉज अ डिजीज इंस्टेड ऑफ द जर्म इटसेल्फ। ये क्या टॉक्सॉइड वैक्सीन्स क्या करती हैं? टॉक्सॉइड वैक्सीन पूरे जर्म के खिलाफ ना जाकर के सिर्फ उस जगह पे उस पार्ट को इम्यून बनाती है, इम्यूनिटी क्रिएट करती है जहां से वो जर्म
बीमारी कॉज कर रहा है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा आपके पास वो होगा वूफिंग कफ का। अब देखिए वैक्सीन के कुछ डेवलपमेंट फेजेस होते हैं, हम सब लोग सुन रहे हैं। ओके, तो क्या है वो वैक्सीन के डेवलपमेंट फेजेस, थोड़ा देख लेते हैं। द वैक्सीन्स आर टेस्टेड फॉर देयर इम्यूनोजेनिसिटी एंड प्रोटेक्टिव एफिकेसी। इम्यूनोजेनिसिटी, यहां पे इम्यूनोजेनिसिटी की मतलब आप समझिए प्रतिरक्षा जनकता। इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स whether the vaccine candidate raises immune response. Immune response are mainly seen in the terms of antibody response. इसको आप समझिए। अगर देखिए immunogenicity की मतलब होता है कि ability of a foreign substance, मतलब किसी भी foreign substance जैसे कि antigen, antigen का मतलब क्या होता है, antibody generating. So किसी भी foreign substance की ability जिससे कि वो एक immune response, शरीर में एक immune response को provoke कर सके, हम लोग उसको कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। दूसरा आपके पास आता है प्रोटेक्टिव एफिकेसी। प्रोटेक्टिव एफिकेसी मतलब डज इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन और डिजीज। क्या ये जो वैक्सीन है वो इन्फेक्शन या फिर डिजीज किससे प्रोटेक्ट कर रही है? सबसे पहले जरूरी है हमें ये समझना कि इन्फेक्शन और डिजीज के बीच में फर्क क्या है। देखिए इन्फेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो इन्फेक्शन पहला स्टेप होता है। ये तब होता है जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई अन्य प्रकार का माइक्रोब जो बीमारी कॉज करता है आपके शरीर में घुस जाता है और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। ये तो हो गया इन्फेक्शन का फेज। डिजीज के फेज की जब मैं बात करता हूं तो डिजीज तब होता है जब आपके शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और आपके शरीर पे सिम्टम्स, साइंस जो है बीमारी के दिखने लगते हैं। एवरीथिंग दैट रेजेस एन इम्यून रिस्पॉन्स डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी प्रोटेक्टिव। अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, जो जनरल स्टेजेस होती हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट में वो है कौन कौन सी? एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल। क्लिनिकल डेवलपमेंट इज अ 3-phase प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। अब देखिए 3 phases होते हैं। फेज 1 में स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रिसीव द ट्रायल वैक्सीन, एक छोटे समूह को ट्रायल वैक्सीन दी जाती है। फेज 2 में द क्लिनिकल स्टडी इज एक्सपैंडेड एंड वैक्सीन आर गिवन टू पीपल हु हैव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज एंड फिजिकल हेल्थ सिमिलर टू दोज फॉर हुम द न्यू वैक्सीन इज इंटेंडेड। मतलब यहां पे ज्यादा लोगों को दिया जाता है वही वैक्सीन, लेकिन यहां पे एक मेन चीज पे फोकस रखा जाता है। देखिए यहां पे जो टारगेट किया जाता है उन लोगों को टारगेट किया जाता है जिनके लिए ये वैक्सीन बनाई जा रही है। स्पेसिफिकली जिनके लिए ये वैक्सीन बनाई जा रही है ना, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों को ये सेकेंड फेज के ट्रायल में वैक्सीन दी जाती है। थर्ड फेज, the vaccine is given to thousands of people and tested for efficacy and safety. यहां पे हजारों लोगों को वैक्सीन दी जाती है। Many vaccines undergo phase 4 formal ongoing studies after the vaccine is approved and licensed. कई बार ऐसा भी होता है कि phase 4 भी कंटिन्यू करवाया जाता है कुछ वैक्सीन में। जनरली कब होता है? जब वैक्सीन अप्रूव हो गई है, वैक्सीन को लाइसेंस मिल गया है। The Central Drug Standard Control Organization CDSCO under Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India is the National Regulatory Authority of India. Under the Drug and Cosmetic Act, CDSCO is responsible for approval of drug, conduct of clinical trials, laying down the standard for drug, control over the quality of imported drugs in the country and coordination of the activities of State Drug Control Organization. ये देखिए ये जो है CDSCO, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं इतिहास में जिनसे हमें सीख लेने की जरूरत है। कई बार जो भागा दौड़ी या जो हबड़ा तबड़ी हुई है उसकी वजह से हम लोगों ने देखे हैं कि कई सारे इल इफेक्ट्स का सामना हमको करना पड़ा। जैसे कि इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब वैज्ञानिक प्रक्रिया लोक प्रत्याशा, पब्लिक एंटिसिपेशन और राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर का शिकार हुई है। कई बार ये हुआ है कि भाई वैज्ञानिकों की बात ना मान करके पब्लिक एंटिसिपेशन या फिर पॉलिटिकल प्रेशर में कई सारी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं 1950 के दशक में कटर इंसिडेंट। क्या था कटर इंसिडेंट? संयुक्त राज्य अमेरिका के हजारों बच्चों को गलती से एक जीवित पोलियो वायरस का इंजेक्शन लगा दिया गया था। यह घटना चेतावनियों की अनदेखी करने, सुरक्षा उपायों पर अमल न करने और टीकाकरण की अधीरता की पराकाष्ठा थी। ये देखिए ये होता है जब सही तरीके से प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाए, तब ऐसी सिचुएशन जो है वो आ सकती है।
ऐसी ही एक घटना, हालांकि यहां निर्माण से अधिक त्रुटियां इसके विकास के बाद हुई। एक और घटना की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जो गलती थी वो उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं थी। आफ्टर द डेवलपमेंट प्रोसेस ये प्रॉब्लम हमारे सामने निकल करके आई। वर्ष 1976 में सामने आई, जब स्वाइन फ्लू वैक्सीन पाने वाले लोगों के एक छोटे लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अनुपात ने एक स्व प्रतिरक्षी या ऑटो इम्यून स्थिति विकसित कर ली। देखिए, कई सारे लोगों को स्वाइन फ्लू की वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई, लेकिन हुआ क्या, जिन लोगों को वो वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई उन लोगों ने अपने शरीर में एक ऑटो इम्यूनिटी डेवलप कर ली। अब यहां पे ऑटो इम्यूनिटी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ऑटो इम्यूनिटी इसका मतलब होता है कि ये एक सिस्टम होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इम्यून रिस्पॉन्स का एक सिस्टम होता है, जिससे होता क्या है कि वो अपने ही शरीर के अंदर जो हेल्दी सेल्स और टिश्यू है उसको डैमेज करने लगता है। वर्तमान में टीके, ड्रग्स और थेरेपी के विकास में इन घटनाओं के सबक को याद रखा जाता है। आज भी जब कभी हम लोग नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, वैक्सीन के केस में, ड्रग्स के केस में या किसी थेरेपी के केस में, तो इन एग्जाम्पल्स को हमेशा याद रखा जाता है। टीके की होड़, लेकिन प्रतीत होता है कि दुनिया के कुछ प्रमुख राष्ट्रों के नेताओं के लिए इन घटनाओं की स्मृति धुंधली पड़ गई है। लेकिन वही फिर से बात कि कई सारे नेता जो हैं इन सबकों से अभी तक सीख नहीं पाए हैं। रूस ने पिछले माह सार्वजनिक उपयोग के लिए एक ऐसे टीके को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके द्वितीय चरण के परीक्षणों को भी अभी पूरा किया जाना शेष था। रशिया ने पिछले महीने अपनी कोरोना जो वैक्सीन है, कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीन है, उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन आप सब लोग जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि अभी सेकेंड फेज के भी उसके रिजल्ट सही तरीके से हमारे सामने नहीं आए हैं। चीन ने अपने प्रयोगात्मक इंजेक्शन के साथ हजारों लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। ऐसा ही प्रोसेस चीन में भी सुनने में आ रहा है। उन्होंने भी अपनी जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीन है, डेवलपमेंटल फेज में ही है और कई लोगों को वो इंजेक्शन उन्होंने दे दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अक्टूबर माह में ही एक टीके को मंजूरी दी जा सकती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि नवंबर महीने में अमेरिका में चुनाव होने हैं और शायद इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंसमेंट किया है कि अक्टूबर महीने तक एक वैक्सीन जो है वो आ सकती है। जब तक लघु एवं मध्यम अवधिक सुरक्षा निहितार्थ यानी कि शॉर्ट एंड मीडियम टर्म सेफ्टी इंप्लीकेशंस निर्धारित ना हो जाएं, ऐसी मंजूरियां प्रदान करना वैज्ञानिक तर्कता के दायरे से बाहर का प्रश्न है। देखिए, जब तक पूरी की पूरी सेफ्टी इंश्योर ना कर ली जाए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, यहां पे लॉन्ग टर्म की तो खैर मैं बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म जो सेफ्टी है, जब तक वो इंश्योर नहीं की जाए, तब तक इस तरीके के कमिटमेंट्स डिलीवर करना ठीक नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राष्ट्रवादी गर्व प्रदर्शन से आने वाली पीढ़ियों की रक्षा की जाए जो निष्कृतम स्वास्थ्य संकट का शिकार हो सकते हैं। देखिए, हमें बहुत जरूरी है कि ये जो इस तरीके की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या अपने आप को एक सुपीरियर, बेहतर नेशन दिखाने की जो होड़ है, हमें इससे आने वाली जनरेशंस को बचाना होगा, क्योंकि इस चीज का डायरेक्ट इफेक्ट उनके ऊपर, आने वाली जनरेशंस के ऊपर हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में राजनीतिक बयानबाजी अब तक संतुलित रही है। यह उत्साहजनक है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि वह किसी भी वैक्सीन पर कोई दाव आजमाने से पहले पर्याप्त आंकड़ों की प्रतीक्षा करेगा। देखिए, भारत में इस चीज को लेकर के जो राजनीतिक बयानबाजी हुई है वो बहुत ही संतुलित तरीके से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि जब तक हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं होंगे तब तक हम किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देने वाले हैं। देश के नेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे गलत उदाहरणों के समक्ष घुटने नहीं टेकेंगे। इसके लिए सर्वोत्कृष्ट तरीका यह होगा कि वैज्ञानिकों को निर्णय लेने दिया जाए। देखिए, यहाँ पे हमारे देश के नेताओं को इस चीज को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी गलत एग्जाम्पल के सामने जो है हम लोग अपने देशवासियों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ पे इस चीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इस चीज से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास उपाय है, और वो उपाय ये है कि पूरे के पूरे डिसीजंस वैक्सीन के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकों को ही देने जाने चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप लोगों को आज का एडिटोरियल बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।